हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 नाम है इसका लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन। अब देखो, इससे पहले आपने थर्ड चैप्टर पढ़ लिया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, फोर्थ चैप्टर में पढ़ लिया। तो हमने वहाँ सिर्फ मोशन को पढ़ा था, वहाँ यूनिफॉर्म मोशन भी पढ़ लिया, एक्सटेंडेड मोशन भी पढ़ लिया, लेकिन हमने ये नहीं पढ़ा था ये मोशन क्यों हो रहा है। कॉज ऑफ मोशन हमने वहाँ नहीं ढूंढा था। व्हाट गवर्न्स द मोशन, इस क्वेश्चन का आंसर वहाँ नहीं ढूंढा था। इस मोशन को गवर्न कौन कर रहा है, चला कौन रहा है, हो क्यों रहा है मोशन, ऐसा हमने नहीं पढ़ा था वहाँ। तो यहाँ इसमें हम मोशन का कॉज ढूंढेंगे, कारण क्या है, मोशन को कौन गवर्न करता है। बेसिकली मोशन को गवर्न करने वाला फोर्स है। अब फोर्स को तो आप छोटी क्लास में पहले से ही पढ़ते आ रहे हो। पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज द फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पुश करते हो या पुल करते हो, वो फोर्स है। अब फोर्स क्या क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में है तो मोशन में ला सकता है, उसकी स्पीड चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकता है। ये सारा आप छोटी क्लास में पढ़ के आ गए थे, ठीक है। और थर्ड फोर्थ में हमने मोशन के बारे में पढ़ लिया था। मोशन ही हम यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन ये डायनेमिक्स का पार्ट, डायनेमिक्स शुरू हो गई, पहले वो काइनेमेटिक्स थी, अब ये डायनेमिक्स शुरू हो गई। मोशन का कॉज भी पढ़ रहे हैं हम। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। टॉयज कार ग्राउंड पे रखी है अपने घर पर, बच्चों की खेलने वाली कार, आप उसको पुश कर देते हो तो मोशन में आ जाती है, मूव करने लग जाती है वो। ग्राउंड पे फुटबॉल रखी हुई है ट्रेस्ट, अब उसको मोशन में लाने के लिए किसी को किक मारनी पड़ेगी। गेट है आपका, गेट खोलना है या गेट बंद करना है या गेट को मूव कराना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा आपको पुल और पुश की फॉर्म में। जिसका एक्सपीरियंस, कॉमन एक्सपीरियंस अपना क्या निकल रहा है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं यानी मोशन में लाते हैं, रेस्ट से उसको मोशन में लाते हैं, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वी नीड ए एक्सटर्नल एजेंसी टू प्रोवाइड फोर्स टू मोशन अ बॉडी। किसी बॉडी को टू मूव ए बॉडी, किसी बॉडी को मूव कराने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये कॉमन अपना एक्सपीरियंस है। अब जैसे फोर्स है, हमने जैसे फुटबॉल में किक मारी, कॉन्टैक्ट किया, गेट को हमने मूव कराया, बंद किया, खोला, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये ज़रूरी नहीं है ऑलवेज ही फोर्स बॉडी के कॉन्टैक्ट में आए। कुछ फोर्स ऐसे भी हैं, जैसे अभी जस्ट ये मार्कर है, अब इसको मैं ऐसे छोड़ूंगा तो ग्रेविटेशनल पुल इसको नीचे ले जाएगा, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसके कांटेक्ट में नहीं है। या मैग्नेट आयरन नेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है कुछ डिस्टेंस से, तो विदाउट कांटेक्ट है, वो कांटेक्ट नहीं हुआ बॉडी से, लेकिन फोर्स अप्लाई हो गया। तो फोर्स सम डिस्टेंस से भी लग जाता है, कॉन्स्टेंट से भी लग जाता है। अब अपना एक इसमें क्वेश्चन आता है, इज एन एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। क्या एक्सटर्नल फोर्स की हमें ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन करने के लिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए बहुत टाइम लग रहा है आपको सिंपल क्वेश्चन, लेकिन हमारे साइंटिस्ट को बहुत सारा टाइम लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कि हमें एक्सटर्नल फोर्स चाहिए क्या। तो सबसे पहले इन्होंने एरिस्टोटल लाया था। एरिस्टोटल अपनी मैकेनिक्स में बहुत कुछ कहा, बहुत सारी बातें उनकी सही नहीं है। अब एरिस्टोटल फॉलसी के नाम से एक छोटा सा टॉपिक है, एरिस्टोटल फॉलसी, यानी एरिस्टोटल ने एक लॉ दिया था, ठीक है। तो एरिस्टोटल का लॉ क्या था, पहले वो लिखता हूं। एरिस्टोटल लॉ, एरिस्टोटल्स लॉ। एरिस्टोटल ने कहा था, देयर इज नीड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स टू मेंटेन ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, या देयर इज नीड ए एक्सटर्नल फोर्स टू मूव ए बॉडी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, इन्होंने बोला था देयर इज नीड ए एक्सटर्नल फोर्स टू मेंटेन ए यूनिफॉर्म मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन मेंटेन करने के लिए सिंपली बोल सकते हैं, इन्होंने ये भी बोला था किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, ये इसने बोला था।
वी नीड ए एक्सटर्नल फोर्स टू मेंटेन ए बॉडी इन मोशन। वी नीड अ एक्सटर्नल फोर्स, ये एरिस्टोटल लॉ था। एरिस्टोटल ने अपने लॉ दिया, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अभी प्रैक्टिकली तो हमें सही लगता है, हमने देखा भी था, फुटबॉल रेस्ट पे रखी थी तो हमने किक मारनी पड़ी। गेट आपको बंद करना है तो आपको फोर्स लगाना होगा, मोशन में तभी आएगा वो। या किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए रखना, कार चलाते हुए रखना है तो कार मोशन में कब तक रहेगी, जब इंजन फोर्स लगाता रहेगा। लेकिन ये लॉ गैलीलियो ने रॉन्ग प्रूव कर दिया था। गैलीलियो का अब लग भी रहा है सही है, लेकिन लॉ सही नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में रख लेंगे फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ऐसा गैलीलियो ने बोला। गैलीलियो का ये रॉन्ग है, तो ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में देते हैं। एरिस्टोटल लॉ क्या है, टू मेंटेन देयर इज नीड ए एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज नीड ए एक्सटर्नल फोर्स टू कीप ए बॉडी इन ए मोशन। देयर इज नीड ए एक्सटर्नल फोर्स टू कीप ए बॉडी इन मोशन। ये एरिस्टोटल ने कहा था, वो एरिस्टोटल लॉ के नाम से जानते हैं, लेकिन ये रॉन्ग था। गैलीलियो ने क्या किया, इसको रॉन्ग प्रूव कर दिया। गैलीलियो ने क्या, कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए। गैलीलियो ने, इन्होंने क्या किया, इंक्लाइंड प्लेन लिया। इंक्लाइंड प्लेन आप जान गए, ऐसे कोई प्लेन, जैसे सपोज ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है ऐसे, तो किसी बॉल को सपोज यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को, बॉडी को यहाँ से मूव कराया तो एक्सलेट हो रही है। अब ये ऐसे ले लिया, अप, एक तो डाउन इंक्लाइंड प्लेन, अप इंक्लाइंड प्लेन। अब बॉडी को ऐसे ऊपर मूव कराओगे तो ये रिटार्ड होगी। ये इसने नोट किया था, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जैसे ऐसे मूव कराओगे तो भी रिटार्ड होती है। अब ये छोटी क्लास में यह पढ़ गया फ्रिक्शन को, तो ड्यू टू फ्रिक्शन ऐसा होता है। अब इन्होंने क्या किया, दो इंक्लाइंड प्लेन लिए ऐसे, जैसे मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। दो इंक्लाइंड प्लेन उन्होंने लिए। एक इंक्लाइंड प्लेन ये ऐसे और ये कैसे। अब इन्होंने एक बॉल को सपोज यहाँ से, अब ये दोनों इंक्लाइंड प्लेन इसने स्मूथ लिए, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, यानी फ्रिक्शन फोर्स, यानी इनका फ्रिक्शन बहुत कम है, नेग्लिजिबल है। प्रैक्टिकली तो जीरो कर नहीं सकते, लेकिन बहुत कम है। तो उन्होंने नोट किया, जैसे बॉल को यहाँ से अगर फ्रिक्शन नेग्लिजिबल कर दिया, तो उन्होंने नोट किया था यहाँ से बॉल को, जैसे सपोज इसकी हाइट ग्राउंड से, ये ग्राउंड हो गया आपका, ग्राउंड से हाइट h है, तो इधर जो गई है नियरली सेम हाइट पे, ये भी h नियरली सेम हाइट पे पहुंच गई, थोड़ा कम रहती है। कभी भी इन्होंने कई बार एक्सपेरिमेंट किया, कभी भी इससे ज़्यादा नहीं गई, थोड़ा कम ही रही। अगर जितना ज़्यादा स्मूथ है उतना उसके पास पहुंच जाती है। फिर इसने ये एंगल था, अगले स्टेप में इस एंगल को इसने क्या किया, कम किया। अब इसी में चलो अगला बना देता हूँ। अब इसको, ये तो एंगल उतना ही रखा, हाइट भी उतनी ही रखी। अगले स्टेप में क्या किया, ये दोनों स्मूथ ही हैं, यानी फ्रिक्शन बहुत कम है, काफ़ी रिड्यूस कर दिया, तो ये एंगल कम कर दिया इसने। तब इसने देखा कि यहाँ हाइट h है, तब भी ये बॉल यहाँ से आती है, सेम हाइट कवर करती है, ये हाइट ये h ही कवर करती है, लेकिन पहले से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है। जैसे सपोज h हाइट है तो यहाँ पहुँचे, थोड़ा कम, ज़्यादा तो कभी नहीं हुई, थोड़ा कम रही, क्योंकि थोड़ा फ्रिक्शन प्रेजेंट रहता है। तो इस सेम नियरली सेम हाइट पे पहुंच गई एंगल कम करने से, लेकिन डिस्टेंस तो पहले से ज़्यादा ट्रेवल कर गई है। फिर इसने क्या किया, बिल्कुल इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया। हॉरिजॉन्टल कर दिया तो ये कंटिन्यू मूव करती रही, लेकिन थोड़ा फ्रिक्शन था। अब इसने इमेजिन किया, अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं है और ये कंटिन्यू, तो ये मूव करती रहेगी, इसको रोकने वाला फिर कोई फोर्स नहीं है, इसको रोकने वाला कोई फोर्स नहीं। अगर ये बोलता है देयर इज नो फ्रिक्शन, देयर इज नो नीड टू रिक्वायर्ड एक्सटर्नल फोर्स टू कीप अ बॉडी इन मोशन, अगर यह फ्रिक्शन नहीं है, अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है किसी बॉडी को मोशन में रखने के लिए। अगर बॉडी मूव कर रही है तो मूव करती रहेगी, इसने ये कहा था गैलीलियो ने। तो अब उसने कहा, एरिस्टोटल ने क्या बोला, देयर इज नीड ए एक्सटर्नल फोर्स टू कीप ए बॉडी इन मोशन। ये क्या बोल रहा है, देयर इज नो नीड टू एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है टू कीप ए बॉडी इन मोशन, बॉडी को मोशन में रखने के लिए। ये बात समझ में आ गई। तो इसने बोला किसी भी फोर्स की, अब ये फोर्स की हमें प्रैक्टिकली तो रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि प्रैक्टिकल ग्राउंड पे क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स भी होता है सॉलिड में,
और जो फ्लूइड में होता है, गैस या लिक्विड में, वो विस्कस फोर्स भी होता है जो अपोज करता है मोशन का। अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये इसने बोला, इसी को बेस बना के गैलीलियो ने अपने लॉ दे दिया। तो ये बात ध्यान रखना, इसका मेन कंक्लूजन ये है, एरिस्टोटल क्या बोल रहा है, वी नीड ए एक्सटर्नल फोर्स टू कीप ए बॉडी इन मोशन। हमें किसी बॉडी को मोशन में रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। गैलीलियो क्या बोल रहा है, देयर इज नो नीड टू एक्सटर्नल फोर्स टू कीप ए बॉडी इन मोशन। मोशन में रखने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना, कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म, अब प्रैक्टिकली ग्राउंड पे बात करते हैं तो प्रैक्टिकली हमें तो इसका बात लॉ सही लगता है, लॉ तो सही था। इसका लॉ सही क्यों लगता है, क्योंकि जो यूनिफॉर्म मोशन जैसे मेंटेन करती है बॉडी, जो कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ग्राउंड पे सरफेस पे चल रही है, तो फ्रिक्शन फोर्स को काउंटर करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर फ्रिक्शन फोर्स भी तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो देयर इज नो नीड टू एक्सटर्नल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स अगर नहीं है तो देयर इज नो नीड टू एक्सटर्नल फोर्स। अब लॉ तो तभी हुआ हर सिचुएशन में करेक्ट हो, तो गैलीलियो ने इसकी रॉन्ग प्रूव करके अपना लॉ दे दिया। तो इसने ये बोला था, देयर इज नो नीड टू एक्सटर्नल फोर्स टू मेंटेन ए मोशन ऑफ ए बॉडी। किसी बॉडी को मूव कराने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। वो एक्सटर्नल फोर्स हमें क्यों जरूरत पड़ती है प्रैक्टिकल ग्राउंड पर, क्योंकि फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है, विस्कस फोर्स प्रेजेंट होता है, उसको काउंटर करने के लिए चाहिए होता है। उतना ही फोर्स में रख दो। जैसे हम कार चलाते हैं तो स्टार्टिंग में कार को हमने स्टार्ट किया तो इंजन अपना फोर्स लगाता है और कार मूव करती है, कार मूव एक्सलरेट होती है, स्पीड बढ़ती जाती है। फिर कार कांस्टेंट स्पीड पे चलाने के लिए जितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उतना ही इंजन को फोर्स लगाना पड़ेगा। और दोनों बराबर हो गए तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, नेट फोर्स जीरो होता है। फोर्स तो लग रहा होता है ऑब्जेक्ट पर, लेकिन नेट फोर्स जीरो होता है, यानी फ्रिक्शन को काउंटर करने वाला अपोजिंग फोर्स, जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको काउंटर करने के लिए इक्वल फोर्स लगा दो। तो ऑब्जेक्ट में जैसे हम बोलते हैं, अब ये कोई सपोज ऑब्जेक्ट ऐसे ही ले लो, ये रोड पे एक कार चल रही है, अब ये फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग मोशन है, मूव ऐसे कर रही है। अब जितना ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है स्मॉलर फ्रिक्शन, उतना ही फोर्स अगर इधर लगा दिया तो नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो। तो नेट फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो वो यूनिफॉर्मली मूव करता रहता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहता है। अब गैलीलियो ने का लॉ यही तो था, देयर इज नो नीड टू एक्सटर्नल फोर्स। तो इसने इसकी लैंग्वेज बदल के हम ऐसे बोल सकते हैं इसको, बॉडी एट रेस्ट रिमेन इन रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यू एट रेस्ट, if in motion then continue to be in motion in the absence of external force, if there is no external force। कैसे बोल दो, इसने बोला कोई बॉडी रेस्ट में तो वो रेस्ट में ही रहेगी, कोई बॉडी मोशन में तो रिमेन इन मोशन विद यूनिफॉर्म मोशन, रिमेन इन मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, if there is no external force, in the absence of external force। अब ये फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं है तो हमें किसी भी फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक बार बॉडी मूव कर गई तो मूव करती रहेगी। वही इसने बोला था, अगर ये स्मूथ सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया बिल्कुल, यहाँ से मूव करते हुए आ रही है तो ये इन्फिनिटली मूव करती रहेगी इफ देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स। ये आपका गैलीलियो का लॉ था। गैलीलियो का जो लॉ था इसी को बेस बना के न्यूटन ने आगे स्टडी की थी। उस न्यूटन के 3 लॉ, तो फर्स्ट लॉ तो यही है न्यूटन का, कोई बॉडी रेस्ट में रिमेन इन रेस्ट, मोशन में रिमेन इन मोशन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता वो मोशन में। ये छोटी क्लास में ये पढ़ के आए हो, लेकिन यह एरिस्टोटल और गैलीलियो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नया आया था। अब इसमें जो गैलीलियो ने बोला, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट था इनर्शिया का। अब इनर्शिया क्या होता है, किसी बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो ऑलवेज अपोज करता है अपनी स्टेट को चेंज करने का। स्टेट का चेंज करने का मीन रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। तो ये अपोजिंग प्रॉपर्टी है। तो ये अपोजिंग प्रॉपर्टी है जो अपोज करता है मोशन का, या रेजिस्टेंस ऑफ मोशन भी, रेजिस्टेंस ऑफ स्टेट भी बोल सकते हो इसको, इनर्शिया को। इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस ऑफ स्टेट, ये इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मोशन में तो मूव करता ही रहेगा वो, अगर उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है ना,
उसकी टेंडेंसी है। जैसे इनर्शिया का मीनिंग निकला, कोई ऑब्जेक्ट जैसे डस्टर है, अब सपोज हम टेल पे रख के इसको चले जाते हैं, कल लाते हैं तो टेल पे ही रखा मिलेगा, ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ आपको, जैसे कोई ये डस्टर या बुक टेल पे रखी है तो ये तब तक मूव नहीं करेगी जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब इस पर नेट फोर्स 0 है। इसका मीनिंग क्या है? नेट फोर्स 0 है। तो नेट फोर्स 0 होता है तो ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा। अगर मूव कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा अगर नेट फोर्स 0 है। जैसे इस पर सपोज ग्रेविटेशनल पुल mg लग रहा है तो टेबल का ये रिएक्शन फोर्स इसमें r ऊपर लग जाएगा, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। फोर्स तो इस पर लग रहे हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल तो अर्थ का है, तो ये रिएक्शन जिसको रिएक्शन फोर्स बोलते हैं बैलेंस कर लेते हैं। बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में होता है मूव नहीं करता क्योंकि नेट फोर्स उस पर 0 होता है। अब इनर्शिया जो क्या है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में रिमेन इन रेस्ट, मोशन में रिमेन इन मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ये फर्स्ट लॉ इनर्शिया लॉ बोला जाता है, गैलीलियो लॉ। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इसी को न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ दिया था। तो इनर्शिया को मेजर करते हैं किससे? मास से। जैसे एक एग्जांपल हमने फुटबॉल का लिया था, ग्राउंड पे फुटबॉल रखी है, रेस्ट में है, उसको हमें किक करना पड़ेगा तो मोशन में आ जाती है। अब फुटबॉल की जगह सेम साइज का हम स्टोन रख देते हैं तो उसको इतना इजीली मूव करा लोगे किक मार के क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। तो लाइट चीज़ को आप थोड़ा पुश करते हो उंगली से भी, जैसे मार्कर को पुश किया उंगली से ही मूव कर गया, लेकिन वो हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हो तो उसकी जितना ज़्यादा मास है उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। ध्यान रखना, जितना ज़्यादा मास उतना ही ज़्यादा इनर्शिया। इनर्शिया बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ द चेंज ऑफ स्टेट है। कोई भी ऑब्जेक्ट की, हर बॉडी की ये प्रॉपर्टी है, उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो अपनी स्टेट को चेंज करना अपने आप नहीं चाहता, अपने आप अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। यानी अपने आप में जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो स्टेट चेंज नहीं करेगा। और जितना ज़्यादा मास होगा उतना उसका रेजिस्टेंस या अपोजिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, उतना इसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। अब इनर्शिया के जैसे इसकी कुछ टाइप्स अभी हम फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ और पढ़ लेंगे, अभी थोड़ा बेसिक बताता हूँ। तो इनर्शिया को हम तीन टाइप में डिस्क्राइब कर सकते हैं इसको, टाइप्स इनर्शिया की। तो पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब आगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा वो। इनर्शिया तो रेस्ट से मोशन में आने का अपोज करेगा, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। जिसका इसका एक एग्जांपल देता हूँ, फिर इनर्शिया का हम फर्स्ट लॉ में पढ़ लेंगे तब और एग्जांपल पढ़ लेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मीनिंग क्या है? जैसे सपोज आप बस में बैठते हो, वो सडन स्टार्ट हो गई, आप बस में खड़े हो, वो सडन स्टार्ट होती है, एकदम एक्सलेट हो जाती है, तो आप पीछे की तरफ ऐसे चल जाते हो, पीछे की तरफ मूव करते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब बस स्टार्ट हुई तो आपके जो पैर है बस के सरफेस पर है, तो बस का मोशन और बस के साथ साथ पैरों का मोशन भी इंक्रीज हो गया, यानी स्पीड इंक्रीज हो गई, वो भी एक्सलेट हो गई। लेकिन बाकी जो अपर बॉडी है जो बस से कांटेक्ट में नहीं है, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट अपनी उसी पोजीशन पे है, तो वो पीछे रह जाती है और पैर आगे चल जाते हैं, इसलिए हम पीछे की तरफ चले जाते हैं, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। और भी एग्जाम्पल है, जब पेड़ की डाली को आपने हिलाया, जैसा पेड़ की डाली को हिलाया तो सूखे पत्ते नीचे गिर जाते हैं। जब पेड़, अब ये सपोज पेड़ की ब्रांच है, इसमें ऐसे पत्ते लग रहे हैं, या कोई सपोज कर लो आम लग रहे हैं इसमें, अब इस डाली को आप तेजी से हिलाते हो तो डाली तो नीचे जाती है और ये आम ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये पीछे रह जाते हैं ऐसे, तो बाद में जर्क से टूट भी जाते हैं, पत्तियां तो गिर भी जाती हैं, कुछ गिर जाती हैं कुछ बच जाती हैं, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। अब इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन जैसे बस का ही एग्जांपल ले लो, बस मूव कर रही है, सडन उसने ब्रेक लगा दिए तो हम ऐसे आगे हो जाते हैं। कारण जो पार्ट बॉडी का है, बॉडी का पार्ट बस से टच हो रखा है, उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, लेकिन बाकी बॉडी इनर्शिया मोशन उसी स्पीड से चल रही होती है, इसलिए आगे हो जाते हैं। जैसे आप तेजी से एकदम किसी गाड़ी को आगे चलाते हो तो वो तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया, एकदम बॉडी पीछे जाएगी, और एकदम ब्रेक लग गए तो इनर्शिया मोशन उसी स्पीड से बॉडी चल रही होती है, इसलिए आगे आ जाती है। सेम तीसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तीसरा पॉइंट, ये दूसरा बताता है इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा इनर्शिया ऑफ
डायरेक्शन। डायरेक्शन जैसे सपोज हम कार में या बस में या किसी में भी बैठे हैं, वो सब एकदम टर्न लेती है, वो कहीं मोड़ आ जाता है उस पर एकदम टर्न लेती है। तो हमारी बॉडी कंप्लीटली जो बस से टच नहीं है वो टर्न नहीं करती, वो उसी डायरेक्शन में चल रही होती है, बस ऐसे टर्न कर गई ऐसे मोड़ पर, तो हम खिड़की की तरफ पुश कर जाते हैं, खिड़की की तरफ चले जाते हैं। वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्या उसका मोशन तो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में पहले चल रहा था, तो बॉडी का बाकी का पार्ट खिड़की की तरफ चला जाता है ऐसे, वो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। इसके बाद आपके जो ये तो सिंपल इंट्रोडक्शन था, एक एरिस्टोटल फॉल्सी का कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं। इसके बाद आपके इसमें आएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने इसकी जो गैलीलियो ने स्टडी किया उसी को, एक तो लॉ इसी को बेस बनाया था, बाद में इसके काफ़ी ज़्यादा रहा है न्यूटन का योगदान, तो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा रहा है, तो उसको भी हम आगे पढ़ेंगे।